गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज कक्षा 10वीं का जो एक गेस्ट पेपर है, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर द्वारा जारी प्रश्न बैंक से लिए गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के, और आज हम सामाजिक विज्ञान का पेपर जो 17 मार्च को आयोजित होने वाला है, तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के गेस्ट पेपर के रूप में किस तरीके से रहेगा बोर्ड का पेपर, उसको लेकर के आप लोगों के बीच में हूँ। देखिए, 3.25 घंटे का पेपर होगा, पूर्णांक 80 अंक का होगा, और इसमें सबसे पहले कुछ सामान्य निर्देश है कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अवश्य लिखें, सभी प्रश्न हल करें, जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखिए, और प्रश्न पत्र के हिंदी और अंग्रेजी रूपांतरण में यदि किसी प्रकार की त्रुटि होती है तो हिंदी रूपांतरण की जो बात है उसी को सही माना जाए। खंड आ में जो प्रश्न रहने वाले हैं बहुविकल्पी प्रश्न इस प्रकार से रहने दीजिए। निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। किस व्यक्ति का संबंध इटली के एकीकरण से नहीं है? ज्यूसेppe मैस्सिनी, गैरिबाल्डी, मेटरनिख या काबू? तो इन ज्यूसेppe मैस्सिनी, गैरिबाल्डी और काबू इन सभी का इटली के एकीकरण से संबंध रहा है, लेकिन मेटरनिख का नहीं रहा। निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है? ऑस्ट्रिया, हंगरी, हैब्सबर्ग, फ्रांस, बूर्बोवंश, तुर्की, ओटोमन साम्राज्य, उपरोक्त सभी सही हैं। उपरोक्त सभी सही हैं, ये असंगत है सभी। अली बंधुओं का मोहम्मद अली और शौकत अली का संबंध मुख्यतः किस आंदोलन से है? इसका सही आंसर है खिलाफत आंदोलन से है। बर्लिन सम्मेलन कब हुआ जिसमें अफ्रीका के विभाजन का नक्शा तैयार हुआ? तो ये हुआ था 1885 में। 19वीं शताब्दी में आए परिवर्तनों का आधार है रेलवे, भाप की जहाज, टेलीग्राफ, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। नवीकरणीय योग्य संसाधन है पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, वन ऊर्जा, उपरोक्त सभी। इसमें उपरोक्त सभी है। चिपको आंदोलन से जुड़े हुए पर्यावरणविद हैं सुंदरलाल बहुगुणा। निम्न में से किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो इसको गोल्डन फाइबर भी कहते हैं, जूट को। तो ये है सुनहरा रेशा यानी गोल्डन फाइबर जूट। श्रीलंका में तमिल नीलम का प्रवास किस क्षेत्र में सर्वाधिक है? उत्तरी पूर्वी श्रीलंका में सर्वाधिक है, ये सही आंसर है इसका। संविधान में कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है? 22 भाषाओं को। प्रति व्यक्ति आय कितनी है? इसकी गणना करने के लिए देश की जो कुल आय है उसमें कुल जनसंख्या का भाग लगा दिया जाता है, तो ये इसका सही आंसर है। भारत में वन्यजीव अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो ये 1972 में लागू किया गया था, 1972 में। निम्नलिखित में से सड़क परिवहन का प्रकार है? बस, रेल, हवाई जहाज या जलयान? तो देखिए, निम्नलिखित में से सड़क परिवहन का प्रकार है, सड़क परिवहन जो है उसमें बस है। अगर स्थल परिवहन कहता तो रेल और बस दोनों आ जाते हैं। कौन सा विकल्प सेवा क्षेत्र को व्यक्त नहीं करता है? तो इसमें सही आंसर है डेयरी उत्पादन। उधार देने का नवीनतम विकसित स्रोत है स्वयं सहायता समूह। अब देखिए, कुछ प्रश्न रिक्त स्थानों संबंधी प्रश्न आएंगे जो रिक्त स्थान से संबंधित आएंगे। जैसे जून 1992 में ब्राजील के कौन से शहर में प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो, ये ब्राजील का एक प्रमुख शहर है, यहाँ पर आयोजन हुआ। केंद्र सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है तो करता है रिजर्व बैंक। बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के संस्थापक एवं 2006 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन थे? प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। प्रथम विश्व युद्ध सन 1914 में स्टार्ट हुआ था, 1918 तक लड़ा गया था। द्वितीय विश्व युद्ध था वो 1939 से लेकर के 1945 तक लड़ा गया था। प्रथम विश्व युद्ध होने का तात्कालिक कारण था ऑस्ट्रिया के राजकुमार जॉर्ज फर्नांडिस की हत्या कर दी गई। असहयोग आंदोलन जनवरी 1921 में प्रारंभ हुआ। ग्रामीण क्षेत्र हेतु कृषि क्यों महत्वपूर्ण है? ग्राम पंचायत का मुखिया आप सभी जानते हैं सरपंच कहलाता है। तो इस तरीके के ये जो रिक्त स्थान वाले प्रश्न हैं, कुछ इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे।
हो सकता है कई प्रश्न हूबहू इसी में से मिल जाए, इसलिए आप लोग अभ्यास करें। दूसरा पेपर भी मैं आप लोगों को बताऊंगा जिसमें से भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आने की संभावना है। गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं? देखिए, भारत से बाहर भेजे जाने वाले मजदूर जो हैं उन्हें गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है। भारत से बाहर जो विदेशों के लिए जो मजदूर भेजे जाते हैं मजदूरी करने के लिए, वो गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? विश्व के एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़कर बहुपक्षीय रूप से आगे बढ़ाने की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं, जिसमें एक देश हर दूसरे देश की हर संभव मदद करता है। पर्यावरण, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये 5 जून को मनाया जाता है। विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मौसिनराम मेघालय में है। ये विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। रोपण कृषि से आप क्या समझते हैं? रोपण कृषि व्यापारिक कृषि का ही एक प्रकार है, जहां एक बड़े भूभाग पर एक ही फसल उगाई जाती है, जैसा कि चाय, कॉफी, रबर, केला और कपास। भारतीय मुद्रा का क्या नाम है? तो देखिए, भारतीय मुद्रा का नाम है भारतीय रुपया, INR। सरकार के कितने अंग होते हैं? सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, लेजिस्लेटर कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव और न्यायपालिका जुडिशियरी। विमुद्रीकरण से आप क्या समझते हैं? विमुद्रीकरण किसी मुद्रा इकाई के वैध मुद्रा के रूप में स्थिति को खत्म करना है, जिसका अर्थ है कि इसका उपयोग वित्तीय लेन देन के लिए नहीं किया जाएगा। जैसे नोटबंदी जो हुई थी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा घोषणा की गई थी, और वही है विमुद्रीकरण। उदारीकरण से आप क्या समझते हैं? उदारीकरण का मतलब है आर्थिक गतिविधियों पर सरकारी नियंत्रण को कम करना। उदारीकरण का मतलब होता है कि आर्थिक जो गतिविधियां हैं उस पर सरकारी जो कंट्रोलाइजेशन है उसको कम किया जा सके या हटाया जा सके। इसका मकसद आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और लोगों और कारोबारी हैं उनको आजादी देना है। उदारीकरण को आर्थिक सुधार का एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। हमारे देश के सबसे बड़े बैंक का नाम क्या है? हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, जिसे SBI भी कहते हैं शॉर्ट में। खंड बा जो है उसमें से किस तरीके के प्रश्न जो है पूछे जाने हैं? तो इसमें बिस्मार्क के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ऑटो वॉन बिस्मार्क, जिन्हें लॉर्ड चांसलर भी कहा जाता है, 19वीं सदी के अंत में जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले एक प्रभावशाली राजनेता थे और कूटनीतिक भी थे। पूना पैक्ट कब और किनके मध्य हुआ था? पूना पैक्ट एक समझौता है जो 24 सितंबर 1932 को हुआ था महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच, जिसमें दलितों के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर जो है सहमति बनी। महामंत्री के 2 कारण लिखिए। 1929 का शेयर बाजार क्रैश, 1929 में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में शेयरों के मूल्यों में भारी गिरावट आई, जिससे निवेशकों को भारी नुकसान हुआ। और कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन होने से कृषि उत्पादों की कीमतें गिर गईं, जिससे किसानों की आय कम हो गई। ये महत्वपूर्ण 2 कारण थे। नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में अंतर लिखिए। देखिए, नवीकरणीय संसाधन वे हैं जो प्राकृतिक रूप से समय के साथ फिर से भर जाते हैं। नवीकरणीय संसाधन वे हैं जो प्राकृतिक रूप से समय के साथ फिर से भर जाते हैं, जैसे सूर्य है, हवा है, पानी है। जबकि अनवीकरणीय संसाधन सीमित हैं और एक बार उपयोग होने पर फिर से नहीं बनते, जैसे कोयला है, तेल है, प्राकृतिक गैस है। एक बार अगर यूज में आ गए तो दोबारा से ये नहीं बन सकते। जैव विविधता क्या है? बायोडायवर्सिटी। तो देखिए, जैव विविधता का मतलब है पृथ्वी पर मौजूद सभी तरह के जीवों, जैसे पौधे हैं, जानवर हैं, सूक्ष्म जीव हैं और उनके द्वारा बनाए गए पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता है। यानी इकोलॉजिकल जो सिस्टम है बायोडायवर्सिटी का, वो इसमें शामिल है। वाणिज्य कृषि की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। वाणिज्य कृषि की प्रमुख विशेषताएं यह व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए की जाती है, जिसमें बड़ी मात्रा में उत्पादन और आधुनिक तकनीकों का जो है उपयोग किया जाता है और बाजार में बेचने के लिए फसलों को उगाया जाता है। उपभोक्ता किसे कहते हैं? उपभोक्ता के 2 पृथक लिखिए। उपभोक्ता वह व्यक्ति है
जो वस्तुओं या सेवाओं को अपने या दूसरों के उपयोग के लिए खरीदता है। उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो वस्तुओं या सेवाओं को अपने या दूसरों के उपयोग के लिए खरीदता है। उपभोक्ता के दो मुख्य कर्तव्य हैं। पहला, वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता और मूल्य के बारे में जानकारी प्राप्त करना, और दूसरा है अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना और उनका उपयोग करना। इसमें देखिए विशेष बात यह है कि उपभोक्ता को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत अपने अधिकारों की रक्षा के लिए उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करने का अधिकार प्राप्त है। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में बनाया गया है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अब देखिए गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं? गठबंधन सरकार का मतलब होता है कि कोई पार्टी जो है स्पष्ट बहुमत हासिल न कर पाए। तो कोई एक पार्टी चुनाव में बहुमत हासिल न कर पाती है, नहीं कर पाती, तो कई राजनीतिक दल मिल करके जो है सरकार बनाते हैं ताकि सरकार को बहुमत मिल सके। इसे गठबंधन सरकार के नाम से जाना जाता है। जैव संसाधन और अजैव संसाधन में क्या अंतर है? जैव संसाधन वे हैं जिनमें जीवन होता है, जैसे मनुष्य हैं, जानवर हैं, पौधे हैं। जबकि अजैव संसाधन जो होते हैं वो निर्जीव होते हैं, जैसे पानी है, हवा है, मिट्टी है, धातु है, पत्थर है, आदि आदि। वैश्वीकरण और विदेशी निवेश को आकर्षित करने हेतु भारत सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं? तो भारत ने विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए कई रणनीतियों को लागू किया है, जिसमें कॉर्पोरेट कर दरों को कम करना, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को एनबीएफसी और बैंकों में तरलता के मुद्दों को हल करना, व्यापार करने में आसानी को बढ़ाना और एफडीआई नीति में सुधारों को लागू करना। धर्मनिरपेक्ष राज्य से क्या समझते हैं? धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ होता है कि एक ऐसा राज्य जिसमें सभी धर्मों के प्रति तटस्थ रहता है और सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है बिना किसी धर्म को विशेष दर्जा दिए हुए। यानी हर धर्म को स्पेशल स्टेटस का दर्जा नहीं दिया गया है, सभी धर्मों को समान आदर की दृष्टि से देखा गया है। खरीफ व रबी की फसलों में क्या अंतर है? खरीफ की फसलें ये फसलें मानसून पर निर्भर होती हैं और इन फसलों का मौसम जुलाई से अक्टूबर तक चलता है। धान में चावल, मक्का, बाजरा, रागी, दालें, सोयाबीन, मूंगफली आदि। रबी की फसलें मानसून की जो बारिश होती है उसके खत्म होने के बाद सर्दियों में बोई जाती है और गर्मियों में काटी जाती है। इसका फसल मौसम अक्टूबर से अप्रैल तक चलता है। यानी रबी की फसल जो है अक्टूबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। सेक्शन सी में जो प्रश्न पूछे जाने हैं वो शब्द सीमा 100 शब्द की होगी। औद्योगिकीकरण से यूरोप में क्या परिवर्तन आए? राष्ट्रवाद के संबंध में इसे स्पष्ट कीजिए। तो देखिए राष्ट्रवाद के विचार की जो जड़ें हैं आधुनिक यूरोप के इतिहास में निहित हैं। यूरोप में 18वीं शताब्दी के आसपास समाज और अर्थव्यवस्था में जो मूलभूत परिवर्तन हो रहे थे उनके परिणाम स्वरूप राष्ट्रवाद का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति के प्रारंभ में अभूतपूर्व स्तर पर वस्तुओं और सामग्रियों का उत्पादन हुआ, धन का सृजन हुआ, जिसके कारण वस्तुओं को बेचने के लिए एक बड़े बाजार के निर्माण की आवश्यकता उत्पन्न हुई। इसमें जर्मनी और इटली के एकीकरण की प्रक्रिया को समझाइए। अखबार में प्रश्न आ सकता है 19वीं सदी में जर्मनी और इटली जो कई छोटे राज्यों में विभाजित थे उसमें राष्ट्रवाद की भावना के उदय के कारण एकीकरण की प्रक्रिया का शुभारंभ हुआ और अंततः 1871 में दोनों देशों के एकीकरण में चरम सीमा पर पहुंचाया। जर्मनी का एकीकरण 1815 में वियना कांग्रेस के बाद जर्मनी कई छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था, जिनमें प्रशा और ऑस्ट्रिया प्रमुख थे। राष्ट्रवाद की भावना 19वीं सदी में जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ, जिससे लोगों ने एक एकीकृत जर्मनी राष्ट्र की मांग की थी। अगला प्रश्न है बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं से आप क्या समझते हैं? तो देखिए वे सभी परियोजनाएं जिनके द्वारा कई उद्देश्य एक साथ पूरे होते हैं, जैसे बाढ़ नियंत्रण,
मृदा प्रदूषण, पेय सिंचाई, जलापूर्ति, विद्युत उत्पादन, मत्स्य पालन, जल कृषि, वन्यजीव संरक्षण, पर्यटन इत्यादि की पूर्ति एक साथ हो जाती है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहलाती हैं। विद्यार्थियों, अगर आप लोगों को इसका पूरा सॉल्यूशन चाहिए पीडीएफ में पढ़ने के लिए, तो आप मेरे नंबर 7891800123 पर व्हाट्सएप करके और इसकी पीडीएफ मांग सकते हैं। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि जो अपना यूट्यूब का मेरा जो चैनल है सफल बदलाव का @भगवान1988, उस पर मैं इसकी पीडीएफ डाल दूंगा, तो वहां से आप लोग जो है डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में जल संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? तो देखिए, जल की प्रत्येक बूंद हमारे लिए कीमती है, इसे बचाने का प्रयास किया जाना चाहिए। औद्योगिकीकरण, शहरीकरण के कारण कुओं और तालाबों में लगातार कमी होती जा रही है और भूमिगत जल का स्तर गिर रहा है, जो भविष्य के लिए जल संकट का कारण बन सकती है। अतः जल संकट से बचने के लिए जल संरक्षण आवश्यक है। जल संरक्षण इसीलिए आवश्यक है क्योंकि आज लोग पानी में महत्व को नहीं समझते हैं और पानी को बर्बाद करते हैं, जिससे हमारा ग्रह धीरे धीरे सूखा पड़ने की कगार पर जा रहा है। थोड़ा थोड़ा जल संरक्षण करने से हम ऐसी महाविकट समस्या से बच सकते हैं। जल संरक्षण करना हमारा मूलभूत कर्तव्य होना चाहिए, ताकि हम अपने ग्रह को यानी हमारी पृथ्वी को भविष्य में आने वाली आपदाओं से भी बचा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत में लैंगिक मसले क्या हैं, इससे सुधार हेतु आवश्यक सुझाव दीजिए। तो देखिए, इसमें भारत में लैंगिक असमानता ये गंभीर मुद्दा है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक अवसर और राजनीतिक भागीदारी में महिलाओं और पुरुषों के बीच असमानताएं देखी जाती हैं। परंपरागत रूप से समाज में महिलाओं को कमजोर व्यक्ति के रूप में देखा जाता रहा है। वे घर और समाज दोनों जगहों पर शोषण, अपमान और भेदभाव से पीड़ित होती हैं। महिलाओं के खिलाफ भेदभाव दुनिया में हर जगह प्रचलित है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2023 में भारत 146 देशों में 127वें स्थान पर रहा। भारत में महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व की प्रगति की समीक्षा कीजिए। तो देखिए, भारत में महिलाएं मतदान में भाग लेती हैं, सार्वजनिक पदों के लिए चुनाव लड़ती हैं और राजनीतिक दलों में शामिल होती हैं, लेकिन पुरुषों की औसत की तुलना में उनकी भागीदारी जो है राजनीतिक सक्रियता और मतदान महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी के सबसे मजबूत क्षेत्र हैं। राजनीति में लैंगिक असमानता का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार ने स्थानीय सरकारों में सीटों में आरक्षण की व्यवस्था की है। भारत के संसदीय चुनाव के दौरान महिलाओं के लिए मतदान प्रतिशत 65.63 था, जो पुरुषों के लिए 67.09 मतदान से थोड़ा कम था। प्रगति के बावजूद संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के मामले में भारत 185 देशों में से 143वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है, संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं लिखिए। तो देखिए, संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं दोहरी सरकार और केंद्र सरकार, राज्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, लिखित और कठोर संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका और संविधान की सर्वोच्चता। दोहरी सरकार, केंद्र और राज्य। संघीय व्यवस्था में शासन के दो स्तर होते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें, जो दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में स्वायत्त होती हैं। शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट रूप से विभाजन होता है, ताकि किसी भी प्रकार का विवाद न हो। लिखित और कठोर संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, संविधान की सर्वोच्चता और राजस्व के स्रोत, सरकार की वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक स्तर के राजस्व के स्रोतों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। सहमति और विश्वास, संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच आपसी विश्वास और सहमति होनी चाहिए। अथवा में जो प्रश्न है वो पूछा जाता है, प्रजातंत्र में सरकार जनता के प्रति क्यों उत्तरदायी होती है, विवेचना कीजिए। तो देखिए, प्रजातंत्र में सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि यह जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से कार्य करती है और जनता को अपने प्रतिनिधियों को बदलने का अधिकार होता है, जिससे सरकार को जनता की इच्छाओं और जरूरतों के प्रति ध्यान देना पड़ता है। जनता द्वारा सरकार प्रतिनिधियों की जवाबदेही, जनमत का महत्व, न्याय और समानता, उत्तरदायी शासन, वैधता।
अब देखिए निबंधात्मक जो प्रश्न है उसमें भारत में राष्ट्रवाद के प्रसार में सांस्कृतिक कारकों की पहचान कीजिए। भारत में राष्ट्रवाद के प्रसार में सांस्कृतिक कारकों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिनमें प्राचीन साहित्य, धार्मिक परंपराएं, सामाजिक सुधार आंदोलन और भाषाएं शामिल हुई। इन्होंने राष्ट्रीय चेतना को मजबूत किया। सांस्कृतिक कारकों की भूमिका देखिए, प्राचीन और साहित्य और इतिहास भारत के गौरवशाली अंतिम जैसे कि महाकाव्य, पुराण और ऐतिहासिक स्थलों ने लोगों में राष्ट्रीय गौरव की भावना जगाई। धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन 19वीं सदी में हुए सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों ने जातिवाद और अन्य सामाजिक बुराइयों के खिलाफ एक आवाज बुलंद की, जिससे लोगों में एकता और समानता की भावना जो है बढ़ी। भाषाएं और साहित्य, विभिन्न भाषाओं और साहित्य ने लोगों को एक साथ लाने में मदद की। राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा दिया गया और सांस्कृतिक प्रतीकों और प्रतीकात्मक भारतीय संस्कृति में नए प्रतीकों जैसे कि भारत माता, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गीत ने लोगों में राष्ट्रीय पहचान को मजबूत किया। अगला प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन की उपलब्धियों और सीमाओं की विवेचना कीजिए। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ भारत की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन का एक महत्वपूर्ण और निर्णायक क्षण था। ब्रिटिश सरकार के चुने हुए कानूनों, मांगों या आदेशों का पालन करने से इनकार करने के साथ अहिंसक प्रतिरोध का संगठित आंदोलन 1930 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया। यह भारत को पूरी तरह से स्वतंत्र पूर्ण स्वराज पाने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था, क्योंकि इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की दिशा निर्धारित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का महत्व और उपलब्धियां क्या रही? देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है जन आंदोलन, इसने गांधी जी की समाज के सभी वर्गों के लोगों को एकजुट अहिंसक संघर्ष में सम्मिलित करने के लिए क्षमता को प्रदर्शित किया। प्रतीकात्मक कार्य, गांधी मार्च जैसे कार्य औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध प्रतिरोध के प्रतीक बन गए और विश्व भर में इसी प्रसार के दौरान आंदोलनों को प्रेरित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय ध्यान, इस आंदोलन ने विश्व भर का ध्यान आकर्षित किया, ब्रिटिश शासन की अवैधता को उजागर किया और भारत के लिए समर्थन जुटाया। भावी आंदोलनों की नींव, इस अधिनियम ने बाद के आंदोलनों जैसे 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के लिए आधार तैयार किया और इसने पूर्ण स्वतंत्रता के आह्वान का समर्थन किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं, सामाजिक समावेशिता को सीमित करना, समय समय पर हिंसा, यदि आंदोलन में हिंसा की बगावत की, लेकिन हिंसा की घटनाएं भी देखी हैं जिसने विभिन्न समयों पर दर्शक को इनकार दिया। आंशिक प्रयास से ब्रिटिश सरकार ने कुछ अधिकार तो दिए, लेकिन पूर्ण स्वतंत्रता नहीं दी, जिससे कुछ समूह निराश हो गए। बार बार गिरफ्तारियां हुई, गांधी जी जैसे नेताओं को बार बार गिरफ्तारियों का सामना करना पड़ा, जिससे आंदोलन की सुचारू निरंतरता और प्रभाव बाधित हुआ। अब देखिए, परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखिए और किसी एक का वर्णन कीजिए। परंपरागत ऊर्जा स्रोत वे हैं जिनका उपयोग प्राचीन काल से किया जा रहा है, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और जल विद्युत। परंपरागत ऊर्जा स्रोत के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। कोयला, यह जीवाश्म ईंधन है जिसका उपयोग बिजली उत्पादन, उद्योग और घरेलू ईंधन के रूप में किया जाता है। पेट्रोलियम, यह एक और जीवाश्म ईंधन है जिसका उपयोग ईंधन, प्लास्टिक और अन्य उत्पादों को उत्पादन में किया जाता है। प्राकृतिक गैस, यह एक जीवाश्म ईंधन है जिसका उपयोग बिजली उत्पादन, हीटिंग और अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है। जल विद्युत है, यह जल ऊर्जा का उपयोग करके बिजली उत्पादन की एक विधि है। बायोमास है, यह जैविक पदार्थ जैसे पेड़, फसलें, कृषि अपशिष्ट हैं जिनका उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जिनका उपयोग प्राचीन समय से किया जा रहा है। ईंधन और जीवाश्म ईंधन परंपरागत ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत हैं। ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों में मुख्य रूप से खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, ईंधन, कोयला, जल विद्युत आदि को शामिल किया जाता है। भारत में प्रमुख गैर परंपरागत शक्ति के साधन कौन-कौन से हैं? तो देखिए, भारत में प्रमुख गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोमास और बायोगैस और बायोमास ऊर्जा। सौर ऊर्जा के बारे में अगर हम बात करें तो सूर्य की रोशनी को ऊर्जा में बदलने की तकनीक है, जैसे सौर पैनल। पवन ऊर्जा, हवा की गति से बिजली पैदा करने की तकनीक, जैसे पवन चक्की। भूतापीय ऊर्जा, पृथ्वी के अंदर गर्मी का उपयोग करके बिजली पैदा करने की तकनीक। ज्वारीय ऊर्जा, समुद्र की लहरों और ज्वार भाटा से बिजली
पैदा करनी। बायोगैस जैविक कचरा जैसे पशु गोबर कृषि अपशिष्ट को जलाकर ऊर्जा प्राप्त करना। बायोमास जैविक पदार्थों जैसे पौधे फसल अपशिष्ट को जलाकर ऊर्जा प्राप्त करने की तकनीक है। अब देखिए दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित अंक कीजिए। रावत भाटा, नरोड़ा, कलपक्कम, तारापुर, दुर्ग, नेल्लोर, अजमेर, गया। तो देखिए इसको हम लोग आप लोगों को बताना चाहेंगे इसमें ये जो आप लोग देख पा रहे हैं ये प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। नरोड़ा उत्तर प्रदेश में है, आप लोग देख सकते हैं ये नरोड़ा उत्तर प्रदेश में है। रावत भाटा राजस्थान में है, चित्तौड़गढ़ में है ये रावत भाटा। काकरापार ये गुजरात में है, आप लोग देख सकते हैं। तारापुर ये महाराष्ट्र में है, तारापुर। केगा जो है कर्नाटक में है और कलपक्कम है वो है तमिलनाडु में। इस प्रकार से कई और हैं, बरौनी है और भी कई हैं। तो इस तरीके से जो है हम लोग बड़ी आसानी के साथ में इसमें समझ सकते हैं। और जो महत्वपूर्ण अन्य प्रश्न हैं, एक और पेपर है जो जिसके बारे में हम लोग अच्छे से जो है जानकारी प्राप्त करेंगे। ये भी जो है नमूना प्रश्न पत्र है, जैसे कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो उनके बारे में भी मैं चर्चा कर देता हूँ। उत्तर तो पूर्ण रूप से नहीं बताऊंगा, लेकिन प्रश्न बता दूंगा, तो उनको आप लोग जो है समझ सकते हैं। और मेरे चैनल पर इसकी PDF में हल करके डाल दूंगा, तो उसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये दोनों पेपर जो मैंने सोल्ड आउट आप लोगों को कराने जा रहा हूँ, इनको आप अच्छे से तैयार कर लें। इनमें से बहुत सारे प्रश्न आप लोगों को परीक्षा में मिल सकते हैं। देखिए विद्यार्थियों, दूसरा पेपर है, इसमें मैं आप लोगों को जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं और एक लाइन के प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का जवाब आप लोगों के लिए बताएंगे। और इसकी जो PDF है वो आप लोगों को चैनल पर जो डिस्क्रिप्शन है उसमें डाल दी जाएगी। देखिए हल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, नेपोलियन की संहिता का निर्माण हुआ, तो ये हुआ 1804 में। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? 1919 में। अगला प्रश्न है, हेनरी मार्टिन स्टैनली कौन थे? तो ये पत्रकार और एक खोजी थे। बंगाल में पहली जूट मिल स्थापित हुई, तो ये हुई थी 1855 में। आप लोग इसको अच्छे से याद रखें, 1855 में। जापान की सबसे पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्र कब छपी थी? तो ये डायमंड सूत्र छपी थी 868 में। ज्वारी ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? ज्वारी ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? अजय, मानवद्रव, अचक्री, पुनः पूर्ति योग्य। तो पुनः पूर्ति योग्य। भारत में वन्यजीव अधिनियम कब लागू हुआ? 1972 में। निम्नलिखित में से स्थल परिवहन का प्रकार है सड़क एवं रेल परिवहन। ये स्थल परिवहन का उदाहरण है। श्रीलंका में किस प्रकार की समूह की आबादी ज्यादा है? तो वो है सिंगली। शिक्षा किस सूची से संबंधित है? शिक्षा समवर्ती सूची से संबंधित विषय है। इसके बारे में देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 343 है और जनसंख्या जो घनत्व है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण और मान्यता कौन प्रदान करता है? तो भारत निर्वाचन आयोग प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सी खरीद की फसल है? तो ये है कपास। बैंकों के ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नियंत्रण कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन सी भारतीय कंपनी नहीं है? रेलवेक्सी, इंफोसिस, टाटा मोटर्स या करगिल फूड्स। तो ये करगिल फूड्स नहीं है, बाकी ये रेलवेक्सी, इंफोसिस और टाटा मोटर्स ये कंपनी जो भारतीय कंपनी है शुरुआती, उनको पूछा जा सकता है पेपर में। रिक्त स्थान की बात करें हम लोग, भारत जापान को जूट निर्यात करता है, भेजता है। उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा मैंगनीज उत्पादक राज्य है। अब देखिए, पार्टियां देश के कानून निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। भारत में प्रिंटिंग प्रेस सर्वप्रथम जो है गोवा में पोर्तुगाली धर्म प्रचारकों के साथ आया था। और आयात पर कर व्यापार अवरोधन का एक उदाहरण है। लोकतांत्रिक सरकारें सदा नागरिकों के अधिकारों का सम्मान नहीं करती।
लोकतांत्रिक सरकारें जो होती हैं वो जो है नागरिकों के सदा नागरिकों के जो है अधिकारों का सम्मान नहीं करती हैं और टांका में वर्षा जल अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जा सकता है। कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं जैसे लघुत्रात्मक प्रश्न है, मांग जमा क्या होती है, भारत की 4 प्रारंभिक उद्योगपतियों के नाम लिखिए, रतन टाटा है और भी नहीं। भारत का प्रथम लोह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया, राज्य सूची में कौन से विषय आते हैं, हमारे देश में कितने राष्ट्रीय दल हैं, 8 राष्ट्रीय दल हैं, जल प्रदूषण के क्या कारण हैं, औद्योगिकीकरण है, इसके अलावा और भी हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। भारत की 3 बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम लिखिए। बेकार से आप क्या समझते हैं, बिना पैसे दिए यानी परिश्रम के बदले भुगतान करना पड़ता है, बिना भुगतान दिए जो है काम पर लगाने ना जो है बेकार कहलाता है। सेवा क्षेत्र के 4 उदाहरण देखिए। इसके अलावा देखिए साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे, भारत में इसका विरोध क्यों हुआ, क्योंकि इसमें एक सदस्य भारतीय नहीं था। हस्तलिखित पांडुलिपियों में क्या कमियां थी, वैध सरकार किसे माना जाता है, जो जनता द्वारा चुनी जाती है वो सरकार वैध मानी जाती है। सांप्रदायिकता से क्या समझते हैं, जनमत निर्माण से आप क्या समझते हैं, तानाशाही और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में क्या अंतर है, नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय संसाधनों में क्या अंतर है, ध्यान से बताइए। किन कारणों ने वैश्वीकरण को सुगमता प्रदान की, उपभोक्ता संरक्षण हेतु सरकार के प्रयास क्या हैं, तांबा खनिज के कोई 2 उपयोग लिखिए। बहुदलीय व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाओं को स्पष्ट कीजिए। ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनमें से जो है प्रश्न आने की संभावना है, इनका जो हल है कोशिश करूंगा मैं कि एक और क्लास लेकर के आपको इनका भी हल जो है अच्छे से बता पाऊं, लेकिन अभी आप लोग जो है टिक मार करके इसको याद कर सकते हैं। खंड सामय सेक्शन सी जो है इसमें गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों को वर्णन कीजिए। गेहूं या चावल दोनों में से एक आने की संभावना है। गहन जीविका कृषि को समझाते हुए इसकी प्रमुख समस्या बताइए। गहन जीविका कृषि ये भी आ सकता है। उपनिवेशवाद से औपनिवेशिक समाज और व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। और रिंडरपेस्ट क्या है, अफ्रीकी महाद्वीप की अर्थव्यवस्था को उसने किस प्रकार से जो है प्रभावित किया, इसकी विवेचना कीजिए। भारत में केंद्र राज्य संबंधों में आए जो बदलाव है उन पर विचार रखिए, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। संघीय और एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या अंतर है, भारत में रोजगार के विभिन्न क्षेत्र उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। क्षेत्रों को रोजगार सृजन की स्थिति बताते हुए अतिरिक्त रोजगार सृजन के उपाय सुझाइए। या फिर सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। खंड दा है, इसमें देखिए निबंधात्मक प्रश्न है। भारत में ऋण स्रोतों का उल्लेख करते हुए स्पष्ट कीजिए कि इन स्रोतों के साथ किस प्रकार की समस्याएं जुड़ी हुई हैं, समाधान सुझाइए। भारत में टिप्पणी लिखिए, भारत में ऋण व्यवस्था में क्या समस्याएं हैं और मुद्रा के कार्य। और एक प्रश्न जो है यूरोप में राष्ट्रवाद में सहायक प्रमुख कारकों को स्पष्ट कीजिए, अथवा राष्ट्रवाद से क्या अभिप्राय है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उद्भव और विकास के दौरान अपनाए गए प्रतीकों का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। और एक प्रश्न जो 22वां प्रश्न है ये 4 नंबर का आने वाला है, जिसमें पूछेंगे जैसे भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर, कानपुर और रावतबाटा, गोवा, नासिक, अजमेर। तो ये जो प्रश्न हैं आप लोगों के लिए पूछे जा सकते हैं। इसमें देखिए ये भारत का जो मानचित्र है इसको आप अच्छे से कर लेंगे जिससे आपको दिक्कत नहीं आए।